हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे दोस्तों। और मेरी आपसे आशा है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास, और यहाँ पर 15 एमसीक्यू देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना रात को 8 बजे आती है, तो आप इसे रोज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को एंड तक आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान से निम्न पुरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है सराय नहर, मिर्जापुर बेलन घाटी, इलाहाबाद स्थित कौशाम्बी। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान से निम्न पुरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जापुर स्थित बेलन घाटी से आपको ये निम्न पुरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी से निम्न पुरा पाषाणकालीन के अनेक औजार मिले हुए, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, क्लीवर आदि प्राप्त हुए हैं। यह क्षेत्र भारत के प्रमुख पुरा पाषाणकालीन स्थलों में से एक है और यहाँ मानव के प्रारंभिक निवास के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है स्नानागार, अन्नागार, गोदीवाड़ा या नगर दुर्ग? आंसर कीजिएगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्नानागार है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, ये आपको स्नानागार दिखाई दे रहा होगा। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल यही स्नानागार है ना। इसे विशाल स्नानागार या महान स्नानागार के नाम से भी जाना जाता है और यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना थी जो मोहनजोदड़ो में पाई गई है। अगला कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल के बारे में क्या असत्य है? मौद्रिक अर्थव्यवस्था का प्रचलन था। ये बिल्कुल यहाँ पर असत्य कथन है दोस्तों। मौद्रिक व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में नहीं था। कृषि मुख्य व्यवसाय था। ऊन, सन और रेशम वस्त्रों का प्रचलन था। विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। ये भी यहाँ पर सही है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आइए डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी उत्तर वैदिक काल। निष्क, शतमान जैसी माप की इकाइयां थी, लेकिन नियमित सिक्कों का प्रचलन नहीं था।
पूर्ण रूप से मौद्रिक अर्थव्यवस्था किस काल में आया था? गुप्त काल या उसके बाद के समय में विकसित हुआ था। ठीक है, अगला कर लीजिए। अगला क्या है? प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी पाले, मरुदम, मुल्ले या नियदल। देखिए, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि को क्या कहा जाता था? तो मरुदम कहा जाता था। और सभी ऑप्शन को हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। प्राचीन तमिल देश यानी संगम युग में भूमि को 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया था। जैसे कुरेंजी पर्वतीय क्षेत्र को कुरेंजी कहा जाता था, वन एवं चारागाह क्षेत्र को मुल्लई कहा जाता था, उपजाऊ कृषि क्षेत्र को मरुदम कहा जाता था, है ना। नियदल तटीय क्षेत्र था और पाले शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों को पाले कहा जाता था। आई बात समझ में? चलिए, सारी बातें क्लियर हो रही है ना दोस्तों? चलिए, जहां पर आपको दिक्कत लगे तो कमेंट में बताइएगा। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम दिए गए हैं? विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक या अंगुत्तर निकाय? देखिए, बौद्ध संघ के नियम की बात कर लिया जाए तो विनय पिटक में दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, विनय पिटक में संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए क्या दिया गया है? तो नियम दिया गया है, आचार संहिता और दैनिक जीवन से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, सूत पिटक की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इसमें बुद्ध के धार्मिक उपदेश और शिक्षाएं संकलित हैं। अभिधम पिटक क्या है? इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विवेचन है। अंगुत्तर निकाय की बात कर लिया जाए तो सूत पिटक का ही एक भाग है, इसमें वक्ताओं की संख्याओं के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 16 महाजनपद का वर्णन किसमें किया गया है? तो इसी अंगुत्तर निकाय में किया गया है, अंगुत्तर निकाय में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को क्या कहा जाता था? कंटक शोधन, प्रतिष्ठा, दंडस्थीय, धर्मस्थीय? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, धर्मस्थीय कहा जाता था। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी क्या कहलाता था? धर्मस्थीय कहलाता था। कंटक शोधन जो कि ऑप्शन में था, फौजदारी मामलों से संबंधित न्यायालय था। और प्रतिष्ठा किसे कहा जाता था? तो कंटक शोधन न्यायालयों के न्यायाधीश या प्रभारी अधिकारी को प्रतिष्ठा कहा जाता था। क्लियर हो गई ना सारी बातें? चलिए अगला कर लीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के समय संपन्न हुई थी? अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के काल में हुई थी, अजातशत्रु। ठीक है, जो कि हर्यक वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के समय में संपन्न हुई थी। क्लियर? यह संगति लगभग 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष थे। इसी संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। गुप्त कालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन नहीं थे? आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे, भास्कराचार्य खगोल शास्त्री थे, बरामिहिर खगोल शास्त्री थे, ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के खगोल शास्त्री नहीं थे। देखिए, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे जिन्होंने 11 के मान और शून्य की अवधारणा को बताया था।
ब्राह्मण भी खगोल शास्त्री थे, गणित और दार्शनिक थे, जिन्होंने बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका जैसे ग्रंथ लिखे। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। आई बात समझ में। ब्रह्मगुप्त की बात कर लिया जाए तो आर्यभट्ट और ब्राह्मीर के साथ ही एक अन्य प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जबकि भास्कराचार्य गुप्तकालीन नहीं है, बल्कि वे बाद के काल के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, चलिए अगला कर लेंगे। अगला है वकाटकों के वासिम शाखा की स्थापना किसने की थी? वासिम शाखा आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि प्रवरसेन प्रथम के समय 2 शाखा में विभाजित थी। ठीक है, पहली शाखा को मेन शाखा नंदीवर्धन शाखा कहा जाता था, नंदीवर्धन शाखा कहा जाता था, और दूसरे को वासिम शाखा कहा जाता था। ठीक है, तो वकाटकों की वासिम शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सर्वसेन ने की थी, जो कि प्रवरसेन प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, कौन? सर्वसेन। क्लियर? चलिए देखिए, वकाटकों के वासिम, इसे वत्सगुल्म भी कहा जाता था, इस शाखा की स्थापना सर्वसेन ने की थी। बता चुका हूं, वकाटक साम्राज्य प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद वकाटक 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित हो गया था। पहली शाखा को प्रधान शाखा या नंदीवर्धन शाखा भी कहा जाता था, और दूसरी शाखा वत्सगुल्म, इसे वासिम शाखा भी कहा जाता था, जो कि महाराष्ट्र में था। प्रवरसेन प्रथम के दूसरे पुत्र सर्वसेन ने इसकी स्थापना की थी। इस वत्सगुल्म शाखा की स्थापना सर्वसेन ने की थी और धर्म महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आइए आ रही है समझ में? ठीक है, उन्होंने प्राकृतिक भाषा में हरि विजय नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। किसने? सर्वसेन ने की थी। नेक्स्ट अगला है हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसके द्वारा विक्रमादित्य षष्ठ के समय में की गई थी? जिमुतवाहन, विज्ञानेश्वर, अपरार्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसके द्वारा विक्रमादित्य षष्ठ के समय में की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा थी, इसकी रचना न्यायविद विज्ञानेश्वर के द्वारा की गई थी। कल्याणी के चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य षष्ठ के शासनकाल में इसकी रचना की गई थी। आई बात समझ में? अगला कर लेंगे। गोविंद तृतीय के बाद अमोद वर्ष अगला राष्ट्रकूट शासक हुआ था। इसने किस धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था? गोविंद तृतीय के बाद अमोद वर्ष अगला राष्ट्रकूट शासक बना था। इसने किस धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था? राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। देखिए, गोविंद तृतीय के बाद अगला शासक कौन बना था? अमोद वर्ष प्रथम। इस बात को आप याद करके रखिएगा। और उन्होंने मुख्य रूप से जैन धर्म को संरक्षण दिया था। वह कट्टर जैन अनुयायी था। उसने जैन भिक्षु जिनसेना से दीक्षा ली थी। किससे ली थी? तो जिनसेना से दीक्षा ली थी। हालांकि अन्य धर्मों जैसे हिंदू, बौद्ध धर्म के प्रति वह सहिष्णु भाव रखता था, उसे संरक्षण देता था। ठीक है, लेकिन जैन धर्म को उसके शासनकाल में विशेष शाही संरक्षण प्राप्त था। इस बात को भी आप याद करके रखिएगा। अगला कर लीजिए। अगला है कोपम की लड़ाई निम्नलिखित के बीच हुई थी। पश्चिम चालुक्य और पल्लव, पश्चिम चालुक्य और चोल, चोल और होयसल, पांड्य और श्रीलंका के शासक। सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चालुक्य और चोल के बीच कोपम की लड़ाई हुई थी। देखिए, कोपम की लड़ाई किसके बीच हुई थी? पश्चिमी चालुक्य और चोलों के बीच हुई थी। आई बात समझ में? और यह युद्ध कब हुआ था? 1053 से 54 के बीच। इसमें चोल राजा कौन थे? राजाधिराज चोल प्रथम थे। ठीक है, और चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। इस लड़ाई में चोल विजय होते हैं, लेकिन चोल राजा राजाधिराज चोल प्रथम युद्ध में मारे गए। इसके बाद उनके भाई राजेंद्र चोल द्वितीय ने नेतृत्व संभाला था। और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है आपको कमेंट में जरूर बताइएगा।
गुप्तोत्तर काल में भूमि का विभाजन 3 भागों में किया गया था। निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ठीक है, वही उत्तर अकृष्ट भागों में किया गया था। पोलज, ठीक है, पोलज गुप्तोत्तर काल की भूमि नहीं थी, है ना। पोलज शब्द मुख्य रूप से मुगल काल में भूमि के वर्गीकरण के लिए किया जाता था, जहां इसका अर्थ उपजाऊ भूमि से था जिस पर हर साल खेती की जाती थी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। किस इतिहासकार ने वैहाकी को पुरुपेप्स की संज्ञा दी है? सही आंसर हो जाएगा एलिफिंस्टन ने संज्ञा दी है। वैहाकी को पुरुपेप्स किसने कहा है? एलिफिंस्टन ने कहा है। देखिए अगला है, अगला कर लीजिए। निम्नलिखित सल्तनतकालीन अमीरों में कौन सर्वप्रथम एक सर्वशक्तिशाली वर्ग था? तुर्कान चहलगानी, जलाली अमीर, अमीरान या सादात में से कोई नहीं। देखिए सल्तनत काल में अमीरों में जो तुर्कान चहलगानी था वो सबसे शक्तिशाली था। ये क्या था? 40 गुलामों का दल था। 40 गुलामों का दल था जिसे इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और इसको खत्म किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ये आप सभी जानते हो। तुर्कानी चहलगानी 40 गुलामों का समूह था। 40 गुलामों का समूह था। गठन इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। तुर्की अमीरों का एक दल था जिसमें कुलीन और शक्तिशाली वर्ग थे। सल्तनत काल में यह सर्वप्रथम एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरा था जिसने शासकों के चयन और नीति निर्माण में भूमिका निभाई थी। दोस्तों हिस्ट्री के 15 प्रश्नों का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो यदि सेशन पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।